नमस्कार। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। आई थिंक आपका ऑडियो म्यूट है। हेलो। या हाँ, परफेक्ट। यस सर। हाय। कैसे हैं आप सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और थैंक यू सो मच फॉर दिस। और नो प्रॉब्लम, वेलकम। महाभारत देख रहे हैं सर और इतना मजा आ रहा है। अभी बस आज वो आखिरी सीन देख रहे थे हम सुबह, जब वो भीम को गले लगाने जाते नहीं, हैं और अभी कृष्ण जी। शाम को है आखिरी एपिसोड आज। जी जी, शाम को आखिरी। हम लगातार फॉलो कर रहे हैं डे वन से। हमने बचपन जी में भी जी। देखा था जब मैं 10 साल की हुआ करती थी, तब जब आता था। और अब फिर से तो अभी वही। कैसा लगता है सर आपको तब कल देखने और वापस देखने में? कलर्स पे भी शुरू हो गया अभी। जी जी जी, कलर्स पे भी। हाँ जी। हाँ। हम डीडी पे कॉल थोड़ी फंबल्ड आ रही है, क्यों ऐसा? आवाज क्या हो रही है सर? थोड़ा फंबल्ड है। आपको मेरी आवाज सुन रही है? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। अभी अभी आ रही अच्छा, है आपको? ओके, बेटर, यस जी। हाँ हाँ। हाँ। तो सर कैसा लग रहा है उस समय जब आप खुद को देखा करते थे और आज इतने साल के बाद फिर से वही चीज हो रही है, टीवी पर आप खुद को देख रहे हैं, कैसा फीलिंग है सर? कैसा लगता है? नहीं, अच्छा तो लगा है। ये उस समय कभी ऐसा ड्रीम होता कि हमारे समय भी सोशल मीडिया होता जी। तो महाभारत की पॉपुलैरिटी और ज्यादा होती, लोग ज्यादा देख पाते, लोगों तक ज्यादा किसी हम्म, से पहुंच पाते। लेकिन ऊपर वाले ने शायद हमारी सुन ली है आज और वापस सोशल मीडिया के समय में महाभारत आ गया। हाँ जी। उस समय कैसे डील करते थे, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, फैंस होंगे बहुत, सेट पे आते होंगे, कैसे मैनेज करते थे सर? फैन से कैसे मिलते थे आप? नहीं, फैन से मिलना बहुत कम था। उस वक्त वो चिट्ठियां सिस्टम था जी। कि फैंस चिट्ठियां लिखते थे। मुझे अभी तक याद है, मुझे 600 चिट्ठियां डेली आती थी ऑल ओवर इंडिया से। और उसमें शुरू में तो रिप्लाई करने का कोशिश भी, बाद में इतना बढ़ गया काम कि फिर रिप्लाई भी नहीं हो पाता था। हम्म, तो कोई कोई चिट्ठी होती थी, वो पढ़ ली तो फिर उसके रिप्लाई किया तो किया, नहीं तो फिर रिप्लाई जरा मुश्किल हो गया था उन दिनों। ओके। सर 37 इयर्स हो गए आपको इंडस्ट्री में, आपने 600 के करीब टेलीविजन किया, 150 के करीब फिल्में करी। कैसा रहा ये जो सफर? रीडिंग ये जी। जो रीडिंग है आपके पास, ये 2000 की है एक्चुअली। ये हिंदू अखबार आता है, उसमें छपी थी 2006 में। तब अच्छा। से 14 साल हो गए हैं, तो बहुत ओके। कंपटीशन हो गया है इसमें। ये क्या हो गया, गूगल देख के लोग उसी पैरामीटर पे चल रहे हैं अच्छा। कि 1000 के करीब एपिसोड हो, सीरियल हो चुके हैं 1000। वाओ सर, वाओ। अमेजिंग। और अमेजिंग। तो साढ़े साढ़े 300 पिक्चर हो गई है मेरी। तो ये जर्नी कैसी रही सर आपकी? इतने साल आपने इतना काम किया इतने अच्छे से, कैसा पूरा जर्नी कैसे देखते हैं सर आप खुद की? मुझे लगता है ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि विदाउट गॉड फादर इस इंडस्ट्री में आया। और जो कुछ भी की अपने अपने हाथों से का स्ट्रगल कर करके किया, लोगों से काम मांग मांग। तो मुझे आज एहसास हो कि एक एक्टर का काम जो है, काम मांगना भी उसका काम होता है। क्योंकि मेरे कि हम काम मांग रहे हैं, भीख नहीं है। और काम कर खाने की नीयत होती है तो ऐसा होता है। तो अच्छा लगता है कि अपने दमखम पे हम अब तक भी पहुंच पाए, जीरो जी। से जिंदगी शुरू मुंबई शहर में। और आज जहाँ भी वो अपने बलबूते पे है, सबसे तो कहते हैं पहला। सेल्फ मेड। जी जी। सबसे पहला ब्रेक कैसे मिला सर आपको? बिल्कुल पहला ब्रेक। नहीं, हम उन दिनों ऑफिस टू ऑफिस स्ट्रगल किया करते थे। और उन दिनों फोटो का सिस्टम होता था, वीडियो बनाना भी बड़ा मुश्किल काम होता था, महंगा काम होता था। तो हमारे कुछ साथ के स्ट्रगलर्स होते, उन्होंने वीडियो बनाए। हम लोग शायद उस पोजीशन में भी नहीं थे कि एक वीडियो को भी अफोर्ड कर सके बनाना। तो वो स्टिल फोटोग्राफी कराई और वो स्टिल्स लेके हम लोग ऑफिस टू ऑफिस जाते थे। और मुझे याद है मेरा पहला ब्रेक जो था वो राजश्री प्रोडक्शन में एक सीरियल बन रहा था, पेइंग गेस्ट। ओके। वो दूरदर्शन पे आता था। जी जी। उसमें मुझे 2 एपिसोड
2 एपिसोड करने का अवसर मिला था, जिसमें मुझे 101 रुपए में मिला था उस वक्त। और सूरज बड़ियातिया साहब उस वक्त क्लैपर बॉय होते थे, वो क्लैप मारते थे। अच्छा। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरा कैरियर जो है राजश्री प्रोडक्शन से शुरू हुआ, जहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स जिन्होंने वहां से अपना कैरियर शुरू किया। ये मेरा पहला और टेलीविजन उन दिनों बडिंग था, एक्चुअली शुरू हो रहा था, तो टेलीविजन को हम लोगों ने मजबूत हाथों से पकड़ लिया और टेलीविजन में बहुत ज्यादा काम मिला, क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री में, तो लगता था कि जो करना है खुद ही करना है। और वो फोटो दिखा के फिर जहाँ, मैं हमेशा ये मानता रहा हूँ, शायद मेरी मजबूरी भी होगी कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम अच्छा या बुरा होता है। आपको काम छोटा भी मिले, आप उसको अच्छाई से कीजिए तो वो आपको रिवॉर्ड देके जाता है। बहुत सारे एक्टर हैं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने एक एक सीन करके अपना कैरियर बनाया है, तो साथ ही रहा कि जिन्होंने बहुत छोटे से शुरू किया और नीचे से जिंदगी शुरू की बहुत, और वही कारण है कि आज भी अपने आप को हम लोग ग्राउंड पे रखते हैं और जो न्यू कमर्स आते हैं उन्हें अच्छी ही सलाह देते हैं। कोई ऐसा डिसहार्टन करने को ये कहना कि भाई नहीं कुछ हो नहीं पाएगा, जी। होता है यहाँ, लेकिन मेहनत करके होता है। सर हमने पढ़ा है, आपने रेडियोलॉजी में डिप्लोमा करा है एम्स से, ये सच है? तो ये तो सर बिल्कुल डिफरेंट। ऐसा था कि जी। मैं एक साइंस स्टूडेंट रहा हूँ बेसिकली। मैंने बीएससी किया और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी किया, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज का स्टूडेंट रहा मैं। और मैं हिंदुस्तान के चंद चुनिंदा पहले रेडियोग्राफर्स हूँ जिन्होंने सीटी स्कैन में स्पेशलाइजेशन किया था। क्या बात है। मैं बड़े आपके कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी जी का मैंने सीटी स्कैन किया था। सोनिया गांधी जी मेरे पास आई थी अपना सीटी स्कैन करवाने 79-80 में। और बहुत, क्योंकि क्या था, पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह सीटी स्कैन होता था, वो एम्स में होता था दिल्ली में, और मैं अकेला व्यक्ति था उन दिनों जिस उस पे काम करता था सीटी स्कैन पे। तो बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज जो है वहां आती थी। इंदिरा जी आई थी, नीलम संजीवा रेड्डी साहब आए थे, जगजीवन राम साहब आए थे, सोनिया जी आई थी। तो सीटी स्कैन स्पेशलाइज था और मैंने एम्स में काम भी किया है और कुछ जॉब भी किया 2.5-3 महीने वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं मुंबई आया और मुंबई आके इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया मैंने। मैं सिर्फ इतना आर्ट से जुड़ा हुआ था कि स्टेज पे एंकरिंग करता था, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे उसमें भाग लेता था, बाकी फिल्मी दुनिया से कैसे जुड़ना है, कैसे वहाँ पहुँचना है, इसका अंदाजा नहीं था। सर हमने सुना है कि आपको कृष्ण का रोल मिल रहा था महाभारत में, ऐसा भी है सच? हाँ जी, बिल्कुल सच है ये। और क्या हुआ था कि महाभारत में जब ऐड की महाभारत के लिए कलाकार चाहिए, तो मैं ऑलरेडी बीए से काम करता था, छोटे छोटे रोल करता था फिल्मों में, सीरियल में, डॉक्यूमेंट्रीज में उनकी। तो हमने भी अप्लाई किया था और शॉर्टलिस्ट हुए थे वो करीब करीब 4000 कैंडिडेट से, और 4000 में से उन्होंने ऑडिशंस लिए थे और फिल्मालय स्टूडियो मुंबई में जो है उसमें ऑडिशंस होते थे और वहाँ उन्होंने शॉर्ट 1500 को शॉर्टलिस्ट करके 500 और 500 से 150 और 150 से 12 फाइनलिस्ट किए थे जो फ्रंट लाइनर्स थे बेसिकली। और उसमें पहला नाम मेरा था कृष्ण के रोल के लिए। ये 1986 की शुरुआत है। अच्छा, ओके। और महाभारत जो है वो रामायण से पहले टेलीकास्ट होना था। 7 जुलाई 1986 को महाभारत का मुहूर्त भी हुआ था सेठ स्टूडियो में। राज बब्बर साहब के ऊपर जो सीन है पहला राजा भरत का, वो वहां पिक्चराइज हुआ था। उस समय मैं कृष्ण के लिए उम्मीदवार था, लेकिन किसी कारणवश महाभारत डिले हुआ और रामायण जनवरी 87 में टेलीकास्ट शुरू हो गया, जिसकी वजह से 2 साल के लिए महाभारत को वेट करना पड़ा। उस दौरान जो है बहुत सारे बदलाव आए कैरेक्टर्स में, बहुत सारे लोगों को अलग अलग रोल मिले थे। फाइनल होते होते जब शूटिंग आई तो अलग अलग रोल में उनको शिफ्ट किया गया, जैसे मुझे कृष्ण से काम किया गया, फिर बलराम से युधिष्ठिर किया गया। कृष्ण जो है नीतीश भारद्वाज, वो पहले विदुर के लिए थे, विदुर के बाद उनको नकुल सहदेव में किया गया, उसके बाद उनको कृष्ण की भूमिका मिली। वो पहले द्रोणाचार्य के रोल में थे, बाद में भीष्म पितामह के रोल में गए।
जूही चावला द्रौपदी थी, जी। गोविंदा पहले अभिमन्यु थे। तो ये इससे बदलाव उसमें आते चले गए, क्योंकि कारण यही था कि प्रोजेक्ट, लेकिन जब आते 88 शूटिंग शुरू हुई, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन जो है वो 17 अगस्त 1988 को हुआ था, और मेरी शूटिंग शुरू हुई थी 28 अक्टूबर 1988 को, पहला एपिसोड, जो कि आप देखते हैं इंट्रोडक्शन, जहाँ पांडवों और कौरवों का हुआ पहले एपिसोड में, वो शूटिंग उस दिन शुरू हुई। जैसा कि हमने युधिष्ठिर के रोल में देखा है कि वो बहुत काम एंड क्वाइट और जल्दी गुस्सा नहीं आता, और एकदम आप भी रियल लाइफ में ऐसे ही हैं सर, आपको भी, आप कैसे हैं, कितना अपने आप को कनेक्ट करते हैं उस कैरेक्टर के साथ? नहीं, ऐसा है कि युधिष्ठिर होना बहुत असंभव सी चीज है जिंदगी में, क्योंकि युग बदल गया है। वो द्वापर युग था और युग आज युधिष्ठिर बन के, युधिष्ठिर की कुछ क्वालिटीज आप अपने आप में समेट सकते हैं, जिसका है कि जैसे युधिष्ठिर का अर्थ है युद्ध में स्थिर, तो महाभारत के महायुद्ध में स्थिर रहा हो युधिष्ठिर। तो आज के युग में असंभव सी बात लगती है, और मैं कह सकता हूँ कि उनसे संतुलन कर सकते हैं, उनसे संयम सकते हैं, उनसे अपने आप को अपनी इंद्रियों पे करने का एक सिस्टम जो है। क्रोध जो है वो इंसान को नुकसान ही पहुंचाता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए क्रोध करने से पहले अगर व्यक्ति सोचे तो मुझे उसके अलग अलग मिल जाते हैं उस समस्या के। ये क्वालिटी तो ली जा सकती है, लेकिन आज के युग में युधिष्ठिर बन के जीना बहुत असंभव सी चीज। मैं वैसे भी मानता हूँ कि एक कलाकार कोई भी किरदार जो है कभी भी हार ना चाहिए, दूसरे किरदार करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए किरदार उसी से हावी हो जब तक वो उसे परफॉर्मेंस करे, जिस दिन वो शूटिंग करे तब तक तो ठीक है कि वो उस किरदार को जीता है, लेकिन जब हो गया तो उस किरदार से बाहर आ जाना चाहिए, ताकि आप दूसरे किरदार भी निभा सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कितना ड्रेनिंग था जब कोई ऐसा सीन करते थे, जब बहुत इमोशनल, क्योंकि हम महाभारत देखते हैं तो हम अभी आँखों में आँसू आ जाते हैं। आपने तो उसको खुद वो करा है रोल प्ले। कभी कोई ऐसा सीन था जो बहुत ड्रेनिंग हो, जो बहुत रुला देने वाला या इमोशनली बहुत डाउन कर देने वाला हो? वैसे तो महाभारत के संवाद जो हैं वो छूने वाले हैं, बड़ी आत्मा से लिखे गए हैं। जी। आत्मिकता है उसमें, आध्यात्मिकता है उसके अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर राही मासूम रजा साहब जिन्होंने डायलॉग लिखे थे, शायद डायलॉग लिखते हुए माता सरस्वती से लिखे गए, इसलिए वो दिल को इतना हैं 32 साल के बाद भी महाभारत के संवाद आज की पीढ़ी को भी रुला डालते हैं, उनमें सच्चाई है, सच्चाई से लिखे हैं। ऐसे ही कलाकारों की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत दिल से की हुई परफॉर्मेंस है, इसीलिए क्या हुआ कि उस युग में जितने भी धारावाहिक बने वो लोगों के दिल के करीब पहुंच गए और आइडेंटिफाई कर गए। महाभारत में ऐसा है, महाभारत के किरदारों का आपको लगता है कि आपके जीवन में भी ना कहीं कोई शकुनी है, कोई दुर्योधन है, कोई युधिष्ठिर, अर्जुन, इस किरदार आपके पड़ोस में, आपकी टीम में, उन किरदार, उनके प्रारूप जिसको कहते हैं, ऐसे किरदार हमारे आसपास समाज में हैं, तभी ये समाज चल रहा है। आज के युग में अगर मैं शकुनी को ढूंढने जाऊं तो मुझे कोरोना वायरस जो है वो शकुनी का रूप है। पूर्ववासियों को सत्यानाश करने की ठानी थी और कोरोना वायरस ने भी ये सत्यानाश कर। ऐसे संकट में लड़ना हो तो आपको पांडवों का रूप लेना होगा, उस धर्म को अपनाना होगा, मतलब कर्तव्य को, ड्यूटी। इसके जितने भी निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं, जैसे स्टे एट होम, लक्ष्मण रेखा मत पास करो, संकल्प और संयम से हो, ये सारी चीजें हैं टेम्परेरी हैं, उस वक्त भी थी, आई है, रूप बदल गया है, बस इतना ही है। इसलिए महाभारत के किरदार जो है हमारे लोगों को इतना छूते हैं। बिल्कुल, बहुत सी महाभारत आई भी है सर, उसके बाद बहुत सारी आई, बट वो बात, वो डायलॉग्स, वो वीएफएक्स, इनफैक्ट तब उस समय 1988 का वीएफएक्स और अब कोई कंपैरिजन नहीं है सर। और हमने गुफी सर से बात करी थी, उन्होंने बताया कि उस समय 9 करोड़ के आसपास का बजट हुआ करता था, अगर वो आज बनती तो करीब 1000 के करीब सीआर तो वो हो ही जाता। तो आप ऐसा मानते हैं कि इतना बजट है और इतना हैवी कॉस्ट्यूम और सेट बना होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से चीज अचंभे वाली बताना चाहता हूँ। महाभारत यार फिल्म टोटल लॉस में गई, 1 रुपया नहीं कमाया था उन्होंने।
जो पैसा कमाया था वो दूरदर्शन ने कमाया था। उन दिनों क्या था, एक फिक्स्ड अमाउंट प्रोड्यूसर को मिलता था। पहले 52 एपिसोड के लिए बी आर फिल्म्स को सिर्फ 6.25 लाख रुपए मिलता था एक एपिसोड का, वो भी 45 मिनट्स का एपिसोड। इतनी बड़ी स्टार का, और 52 एप के बाद में 8 लाख था। तो 8 लाख की बजाय वो जो वॉर के सीन थे उसमें 12 लाख रुपए खर्च होता। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि बाद में उनकी मार्केट, उनके कैसेट्स बिके, उनकी सीडीज बिकी, पैसा कमाया। ओवरऑल लॉस में नहीं गए, लेकिन दूरदर्शन टेलीकास्ट तक बी आर फिल्म्स टोटल लॉस में थी। ये बहुत अचंभा कर देने वाली बात है जी बिल्कुल। लेकिन बजट कम था, खर्चे ज्यादा थे। तो 9 करोड़ उस वक्त का बहुत बड़ा अमाउंट था। आज शायद 1000 करोड़ में भी वो ना बने फिल्म। जी बिल्कुल। और दूसरा क्या था कि कलाकारों के पास, किसी के, सबने काम किया होता लेकिन किसी के पास भी काम नहीं था। तो सब के सब खाली थे, लेकिन सब काम सीखे हुए थे, क्योंकि सब कहीं ना कहीं सीरियल्स में, फिल्मों में काम कर चुके थे ऑलरेडी। तो उनको समझाने के लिए डायरेक्टर को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने चीजों को जो समझाया गया उसको पकड़ा, और उस पैरामीटर को पकड़ के, उस लाइन को पकड़ के, उन्होंने चेक करने वाले तो डरे, तो डायरेक्टर ने सबसे खूबसूरत रखा कि हर किरदार का एक सुर अलग रखा, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक अलग रखा, जिसकी वजह से पहले ये भनक पड़ जाती थी कि अब शकुनी आने वाला है, अब युधिष्ठिर आने वाला है, आने वाला है, भीष्म आने वाला है। तो ये जो उनका राइटिंग का कमाल था, ओवरऑल अगर सेट्स, ड्रेस है, और एक बनाने की इच्छा जो थी रवि प्रसाद की, हमारे जो डायरेक्टर थे, ये वो काम किया उसमें, और वो आत्मा को छूती है सारी चीजें। मैं आपको एक अभी छोटी सी बात बताता हूँ। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले नीतीश भारद्वाज का फोन आया जी। और नीतीश ने कहा, यार मेरी 2 बेटियां हैं, एक 8 साल की, एक 10 साल की, वो तेरी बहुत फैन है, तो जरा उनसे बात कर ले। तो उन्होंने फोन पे मेरी बात कराई। कैन यू बिलीव, वो 8 साल की बच्चियां कहती हैं कि ये युधिष्ठिर अंकल इतने अच्छे हैं, इनको सब परेशान क्यों करते हैं। 8 साल की बच्ची। मैंने नीतीश को बोला, नीतीश हमारे सीरियल की सक्सेस है 32 साल जी बिल्कुल। उस जनरेशन ने एक्सेप्ट किया था, आज की जनरेशन भी एक्सेप्ट कर रही है, और आने वाली जनरेशन भी इसको एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि इसमें मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। भारतीयों के खून में जो कुछ है वो सब कुछ महाभारत में है। मानव के जीवन में जो कुछ है वो सब कुछ महाभारत में है। इसलिए महाभारत युगों युगों तक ऐसी ही चलती रहेगी। और ये जो महाभारत बनाई है, दिल आत्मा से बनी हुई चीज है, इसलिए लोग इसको इतना। बिल्कुल। बट आज भी कई यूथ है, कई युवा हैं जिनको काफी जीरो नॉलेज कहेंगे हम माइथोलॉजी की है, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर उनके पास नहीं होते। क्या वजह है सर, क्यों वो युवा पीढ़ी खाली है इससे? ये थोड़ी सी इग्नोरेंस है एक्चुअली यूथ की। उसको लगता है कि ये थोड़ी पुरानी चीजें हैं, लेकिन पुरानी चीजें नहीं है। 32 साल के बाद भी आज 90% के ऊपर टीआरपी है। ये है कि मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी होती है कि अपने सभ्यता और संस्कृति अपने बच्चों को सिखाए। मेरा बेटा डॉक्टर है, जो पैदा हुआ था जब महाभारत चल रही थी शूटिंग, तो उसको मैं बैठाता हूँ, वो देखता है और बहुत एंजॉय करता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसमें। हिंदी शब्द जो हैं उसमें सभ्यता इतनी ज्यादा है, आदर इतना ज्यादा है। अब मुझे ये महाभारत का महायुद्ध तैयार खड़ा हुआ है, कौरव पांडव आमने सामने, भूमि में दोनों सेनाएं खड़ी, और युधिष्ठिर अपने रथ से उतर के भीष्म के पैर छूने चला जाता है। ये सभ्यता दुनिया की किसी कोने में नहीं मिलेगी आपको। वो ऐसा व्यक्ति विपक्ष के आशीर्वाद देने अपने बड़ों का दूसरे खेमे में जाता है। तो ये सभ्यता और संस्कृति हमको, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि अगली समय जो है ये सबसे बेस्ट है कि इस समय अपने नेक्स्ट जनरेशन को बैठा के आप दिखाइए, टीवी पे दिखाइए, और एक बार उनका इंटरेस्ट जाग गया, वो उसे डेफिनेटली लगातार देखेंगे। सिर्फ देखने की चीज नहीं है, सीखने की चीज है, अपनाने की चीज। इसलिए अगली पीढ़ी को ये सिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमने सर आपके इंस्टाग्राम पे देखा, अर्जुन जी के साथ आपकी पिक्चर्स हैं, शायद अमृतसर आप लोग गए थे या कहाँ कहीं की, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग हमें बहुत अच्छी दिख रही है। तो आप अभी टच में हैं उनसे? सबसे अच्छे सेट पे वही दोस्त हुआ करते थे क्या आपके? देखिए, आज भी जब एपिसोड खत्म होता है तो हम महाभारत के कुछ कलाकार जो भी एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं, और जूम के माध्यम से, स्काइप के माध्यम से, व्हाट्सएप, जितना भी सोशल मीडिया अवेलेबल है, हम लोग
एक एक दो दो तीन तीन, कई बार तो ऐसा होता है कि अरे 3 घंटे हो गए हमको बात करते हुए। अच्छा। ये महाभारत परिवार है एक्चुअली, मैं आपको जी। सच बताऊं, जी। इतना ही प्यार, बल्कि उससे भी ज्यादा प्यार आज है। हम्म, वो रियल के भाई लगते हैं हम लोग आपस में जब बात करते हैं, हंसी मजाक ये सब चीजें जो है उसमें होती हैं, और हम लोग डिस्कस करते हैं उस एपिसोड गया है अभी। तो कोई भी एपिसोड, हर एपिसोड के बाद हम लोग गोफी जी, प्रवीण कुमार जी, अपना अर्जुन जी, हम लगातार 4 5 2 6 लोग जो भी अवेलेबल होते हैं डेली, मतलब एपिसोड के बाद हमेशा एवरीडे बात करते हैं। और शोज के लिए तो जाना होता है, तो और वो इकट्ठा जो है साथ में रहना, हम्म, खाना पीना, बातें करना, महाभारत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और रहेगा। बिल्कुल। अभी तो सर मोबाइल फोन्स आ गए हैं, जब उस समय तो फोन्स भी नहीं हुआ करते थे। तो जब आप लोग सेट पे फ्री होते थे, तो जब जब शूटिंग नहीं हो रही होती थी, तो कैसा समय बीतता था आप लोगों का? क्या करते थे आप नहीं, लोग सेट? मुझे लगता है ये मोबाइल सेट्स पे बैन होने चाहिए, ये डिस्ट्रैक्शन है एक्चुअली। जब जी। आप एक किरदार में जाते हैं तो आप जी। शॉट देने के बाद आके मोबाइल पे लग जाते हैं, हम्म, तो आपको वो किरदार से बाहर ले आता है। हम्म, हम्म, शायद ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। मुझे हम्म, लगता है कि ये भी इसलिए किरदार में जा नहीं पा रहे हैं लोग आज के, अगर आप सीरियल्स या फिल्मों पे देखें, क्योंकि वो एग्जैक्टली। शॉट, हम्म, वो हम्म, मैकेनिकल शॉट दिया और आके आप मोबाइल पे खेलने लगते हैं। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। हमारे समय में मोबाइल नहीं थे, तो हम जितना वक्त होता था किरदार को ही जीते थे। हम्म, तो हम्म, वो भी सक्सेस का एक हिस्सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय छेड़ा है। मैं हम्म, बधाई देता हूँ, आप चाहिए ये मोबाइल जो है सेट्स पे, मुझे लगता है टीवी से सीरियल के सेट पे बैन होने चाहिए। इनको बोलो भैया शूटिंग से पहले या शूटिंग के बाद यूज कीजिए। आप किरदार किरदार में जी नहीं पाते आप। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। सर, और वो कॉस्ट्यूम्स इतने हेवी जो आप लोग पहनते थे, गदा, त्रिशूल, वो कैसे कैरी करते थे और कितना टायरिंग होता था उसको थ्रू आउट कैरी करना शूट के टाइम पे? देखिए ऐसा था, रवि साहब ने कभी मेकिंग महाभारत में कभी ये पीछे मुड़ देखे कि खर्चा कितना है। मैं हुँ, उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। हुँ, जिस दिन हमारी 42 मेन आर्टिस्ट थे, 42, हुँ, और फिल्म सिटी में कालिया मैदान के ऊपर सेट लगा हुआ था रंगभूमि का। इसमें एक किरदार आता है और फिर युधिष्ठिर भाल सबके साथ रंगभूमि अपना ये टैलेंट दिखाता है। फिर उसके बाद भीम आता है, गदा से फाइट होती है दुर्योधन। उस दिन 42 आर्टिस्ट से अगर 5 छह मेकअप मैन होते तो हुँ, उनको कई घंटे लगते। हुँ, 5 या 6 ड्रेसमैन होते तो 5 कई घंटे उनको तैयार होने में लगे। सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी। चोपड़ा साहब ने 42 के लिए 42 मेकअप मैन, 42 बने। तो एक आर्टिस्ट के लिए एक ड्रेसमैन और एक मेकअप मैन था। विद इन हाफ 42 रेडी। हुँ, हुँ, तो ये प्रोडक्शन प्रोडक्शन का जो एक डिपार्टमेंट था, वो बड़े कैलकुलेटिव थे इस मामले में, टाइम बचाऊं कि पैसा बचाऊं। तो हुँ, ही सेव्ड हिज टाइम। हुँ, सो ये जो कॉस्ट्यूम्स आप हैवी बोल रहे हो, ये जी, हैवी तो थे। मेरा मुकुट करीब करीब 5 किलो का था। हुँ, 4.5 5 किलो मुकुट था जो मुझे कैरी ऑन करना। हुँ, 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 इसकी जो जोश थी ना, सफलता का जो जोश होता है ना, आपको जी, करा देता है। तो टीआरपी रेटिंग बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। एक समय ऐसा आया कि एक स्वीडन की मैगजीन थी, उसने लिखा था इंडिया अंडर कर्फ्यू फ्रॉम 9 टू 10। हुँ, 9 से 10 बजे तक हिंदुस्तान में कर्फ्यू। हुँ, हुँ, हमेशा बोलता हूँ कि पहले जब महाभारत आई, महाभारत की वजह से लॉकडाउन हुआ, आज के लॉकडाउन की वजह से नहीं। लॉकडाउन की वजह से, जी, जी। मेरा अगला क्वेश्चन वही था कि अब लॉकडाउन की वजह से हम देख रहे हैं, बट उस टाइम उसकी वजह से कर्फ्यू और लॉकडाउन लगता था। बिल्कुल सही। नहीं, ऐसा था कि मुझे अभी तक वो एक बोर्ड याद है, नीमन पॉइंट मुंबई में जी। बहुत बोर्ड लगाया था, शेरिफ ऑफ मुंबई उस वक्त नाना चुडासमा। उन्होंने लिखा था द ओनली टू मुंबई केस कीप ऑन रनिंग महाभारत। हुँ, महाभारत चलाते रहिए, मुंबई की ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो महाभारत का इतना बड़ा इसको, ये गिफ्ट है एक्चुअली महाभारत के लिए। महाभारत के लिए तोहफा है कि उसके कलाकारों ने, उसके बिल्कुल। ने इतना अच्छा काम किया कि हिंदुस्तान का ट्रैफिक 0 हो गया था। कई कई शहरों में तो कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होती है 9 से 10। हुँ, और एक बात और भूलिए कि उस वक्त वीकली आता था,
और का एक हफ्ता डिस्कशन होता था पर एपिसोड। जी। आज तो दिन में दो। हम्म। थोड़ा पेस लाइफ का चेंज हो गया है। उस वक्त थोड़ा हम्म। पेस कम था, हम्म। सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, तो ये हम्म। सारी चीजों का फर्क तो है। पर बड़ी खुशी की बात है कि ये जनरेशन भी महाभारत को उतना ही प्यार करती हम्म। तो सर अभी फर्क लगता है आपको, जो आपने बोला कि सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, अगर उस समय की महाभारत अभी रिलीज हुई होती, अभी पहली बार सब देख रहे होते, तो क्या कुछ फर्क होता, पहले से बेटर होता, या जो पहले का था वो बेस्ट है? बिल्कुल है। नहीं, पब्लिसिटी बहुत मिलती उस मिल। वक्त। जो पब्लिसिटी थी हम्म। मीडिया के थ्रू ही मिली, जितनी मिली कि हम्म। फोटोग्राफर आते थे, वो फोटो खींचते थे और वो फोटो प्रिंट थे, तो लोगों को हफ्ते में 4-10 दिन बाद ये मालूम पड़ता था कि कौन सा सीन आने वाला है, कौन सा सीन जो हो रहा है। आज तो क्या है, 2 मिनट में वर्ल्ड वाइड है। आप कुछ मीडिया में डालिए, विद इन सेकेंड्स जो है पूरे में रोटेट हो जाता है। वायरल हो उस जाता है। हो गया, एवेन्यूज बहुत ज्यादा खुल गए हैं आज। बिल्कुल। सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ दोपहर को कई 2 घंटा जो है वो सीरियल्स की के एपिसोड्स बन के होते हैं। वो कई बार ऐसे होते हैं जिनको कोई पहचानता भी नहीं अगर वो सड़क पे निकल जाए तो, लेकिन वो 15 सीरियल में स्पेस लिए होते हैं। मैं अपनी वाइफ से हमेशा बोलता था कि अगर बारात आती तो सोशल मीडिया में कैसे छा जाती, और मेरी शायद ऊपर वाले ने सुन ली है कि ऐसे सोशल मीडिया में एक बार फिर रीटेलीकास्ट हुआ। और आज आज हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अलावा कोई टॉप नहीं किया। बिल्कुल। महाभारत को जनरेशन टू जनरेशन प्यार मिल, हमारे लिए खुशी की बात। उतने ही चाव से देखते हैं आज भी लोग। तो सर अभी लॉकडाउन चल रहा है, जैसा कि आप क्या करते हैं घर पे, कैसे आपका समय बीत रहा है, आप कुछ बताइए अपना। देखिए, ये ऐसा है कि मुझे रीडिंग का बहुत शौक, और टीवी न्यूज, ये महाभारत वाला किस्सा जो है ये बड़ा अच्छा सरकार ने फैसला किया। रामायण और महाभारत जो है हम्म। वो सीरियल जो हमारी सभ्यता है उससे जुड़े हुए इनको लेके आए, और हम एक डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन। जी। दूसरा जो है घर के काम काजों में थोड़ा हेल्प करना, थोड़ा टाइम पास करना, किचन में चले जाना, कुछ टेढ़े मेढ़े आइटम बनाना जो हमको नहीं आते एक्चुअली। मैं ये पहली बार, देखिए मैं आपको एक चीज बहुत खूबसूरत ये बताना चाहता हूँ। जैसे आप मीडिया में काम करती हैं, लेकिन आप गृहिणी के रूप में भी घर में भी काम करती हैं। इसका पहली बार पुरुष को मालूम पड़ा मुश्किल होता है एक वर्किंग लेडी होना। जब वो बाहर जाके भी काम करती है जो पुरुष भी करता है, लेकिन वही नारी घर में आके घर के पूरे काम को संभालती है, ये पुरुष को नहीं। तो पुरुष को अब घर में रहते हुए ये अंदाजा हुआ कि सारा दिन बाहर काम करके आके घर का भी संभालती है, तो इसका जीवन कितना कठिन है, और फिर भी शिकायत नहीं करती है। इसलिए मुझे लगता है पुरुषों के लिए नारी का सम्मान और बढ़ गया है इस दौर। क्या उनको ये बात समझ में आया कि जी कितनी अहमियत है इसकी, कि ये बाहर भी काम करती है, घर में भी काम करती है, घर को भी वैसे ही संभालती है और बगैर शिकायत की, जबान पे शिकायत नहीं है। तो मेरी वाइफ भी वर्किंग है, तो हमको अब ये एहसास होता है कि कितना मुश्किल काम को ये नारियां कितनी आसानी से करती हैं। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के कि ऐसी सोच रखते हैं आप सर, बहुत कम लोग हैं ऐसे। जी। अच्छा सर, उस समय में ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, समय ज़रूरी है आपका। उस समय जब आप लोग डायलॉग डिलीवरी करते थे, प्रोनाउंसिएशन इतना बारीक, इतना मतलब शुद्ध हिंदी और वैसा उच्चारण था, उस पे कुछ वर्कआउट किया था आप लोगों ने, शब्दों पे कैसे काम किया आप लोगों ने? नहीं, ऐसा था कि राही साहब ने बहुत सारी चीजें हमको बैठ के किरदारों के बारे में बताई थी, हुँ। और सबसे बड़ी हम की चौकट, भाषा के लिए तो नहीं, हुँ। भाष्य तो मैं अपने विषय में अगर बात करूं तो मैं हिंदी भाष्य हूं बेसिकली। हुँ। मैं उत्तर भारतीय हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ, और मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई हिंदी मीडियम में, तो हिंदी का ही प्रयोग होता था, तो मुझे मेरे लिए हिंदी इतनी मुश्किल नहीं थी। हुँ। और जितने भी कई कलाकार हैं, मुकेश खन्ना साहब हैं, नीतीश वार्ड, इनके लिए हिंदी मुश्किल नहीं थी बिल्कुल भी, हुँ। क्योंकि ये हिंदी पे इनका कमांड था। हुँ। तो ओवरऑल मैंने देखा कि महाभारत, जैसे पुनीत साहब हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे, तो सारे के सारे जितने कलाकार थे वो हिंदी भाषी ज्यादा थे उसमें। इस हिंदी के जितने यद्यपि कदापि कदाचित जितने भी शब्द थे ना, हुँ। जी। वो बोलने में मुश्किल नहीं आए, और फिर एक समय तो ऐसा है कि हमको आदत पड़ गई, इट हुँ। बिकेम आवर सेकंड नेचर। तो हुँ।
डायलॉग्स भी कई बार तो ऐसा होता था कि ये सीन है, अभी तैयार है, इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है, तो हम लोग पढ़ते थे और याद हो जाता था, क्योंकि वो किरदार में चले गए थे। हम लोग किसको क्या बोलना है, सिर्फ वर्ड्स का प्लेसिंग ही देखना होता था, तो वो इतना नेचुरली हो गया। और ये पूरे खेल के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो रवि चोपड़ा साहब। मैं पूरा क्रेडिट एज ए डायरेक्टर रवि चोपड़ा साहब को दूंगा। अगर रवि साहब नहीं होते तो ये महाभारत इस रूप में संभव नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सर। तो अब तो अपने फ्रेंड्स आपने फिर से वापस इतने रिक्रिएट हो गए, इतने मैसेजेस आए हैं सर हम लोगों को कि हमें आप लोगों से मिलवाइए, और हम बहुत खुश हैं कि आप फाइनली हमें मिले। तो उन फ्रेंड्स के लिए चलते-चलते कुछ मैसेज दे दीजिए सर, लॉकडाउन के ऊपर, महाभारत के ऊपर, या कुछ अपने शब्दों में। देखिए, महाभारत और लॉकडाउन का एक रिश्ता है। महाभारत में विदुर जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा था कि वन की आग से कौन सुरक्षित रहता है। ये लाक्षयगृह का एपिसोड था। तो वन की आग से चूहा सुरक्षित रहता है क्योंकि वो बिल में होता है। बिल मतलब अपने घर में होता है। ये कोरोना वायरस जो है, इसके से भी अगर बचना है तो आपको अपने घर में रहना होगा। बिल्कुल। आपके फैंस के लिए जाते जाते मैसेज दूंगा कि जिंदगी में कोई भी काम करो, मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस मेहनत को ईमानदारी से करो। जितनी ईमानदारी से करोगे, उसके साथ साथ अपने दिल में राष्ट्रभक्ति रखिए, क्योंकि ऐसा संदेश है जो हम सबको छूता है एक्चुअली। मैं हमेशा मेरी जितनी भी पोस्ट होती है उस पर लिखा हुआ है नेशन फर्स्ट, फैमिली, प्रोफेशन। तो राष्ट्र प्रथम है एक्चुअली, राष्ट्रीयता प्रथम है, उसको मत छोड़िए, क्योंकि कहते हैं जन्म भूमि, कर्म भूमि और भाव भूमि। मेरी भूमि दिल्ली है और मुंबई मेरी कर्म भूमि है, और मेरी भाव भूमि जो है वो भारत है, वो जो सबसे ऊपर है। तो आप अपनी भाव भूमि से प्यार कीजिए, उसके लिए जो भी जिस तरह का भी काम आप कर सकें कीजिए। क्या बात है सर, बहुत अच्छा आपने बताया हम सबको। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए सर, और फिर कोशिश करेंगे लॉकडाउन के बाद हम आपसे सामने आके जरूर मिलें एक बार। थैंक यू सो जरूर मच जरूर। सर, थैंक यू सो मच।